Hello everyone, a very good evening to you all, to all my viewers, to all my dear students and my dear friends. I am Avinash, an advocate at Patna High Court and Supreme Court of India, and I am the founder of India's biggest law learning center, law learning platform, that is Chanakya Judicial Academy, which boasts of giving 431 judges so far till date, and Chanakya CLAT classes, which has given wings to more than 10,000 students to their dreams. That is, they have gone on to become the legal advisors, the law officers in the all top MNCs, in all top law firms, and they all are practicing. Some of them are practicing as a very uh, high profile lawyers in different several high courts and the Supreme Court of India, right? And Chanakya Law Associates are law firm, right? So guys, as you know that every day we come up with certain questions and we clear your concepts and we give you a concrete understanding of what that particular term means, what that particular concept stands for. उस कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, क्या दिया गया है, क्या एक्सप्लेन किया गया है, या फिर किस केस लॉ से क्या निकल करके आता है, समरी क्या है, जजमेंट हेल्ड क्या है, राइट? उन सारे मुद्दों पर हम लोग डेली बात करते हैं और डेली उसको समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में। मेरा यहां पर आने का बस एक ही उद्देश्य है इस प्लेटफॉर्म पे आपसे बात करने का कि आई वांट टू रिमूव द बोरिंग टैग फ्रॉम लॉ सब्जेक्ट्स। जो एक टैबू है लगा हुआ कि लॉ बोरिंग सब्जेक्ट है, लॉ में मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन है, समझ में नहीं आता है, मैं इसको हटाना चाहता हूं। और इसको हटाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में आपको सारी बातों को समझा पाऊं। दैट्स वाई आई यूज वेरी सिंपल communication of, say, I use English words, very say simple vocab, एंड मैं हिंदी बाइलिंगुअल करके आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप सारे बातों को, सारे कॉन्सेप्ट को आसान से भाषा में समझ पाए, राइट? सो गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सेड टू बी द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक कि जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत भी जानते होंगे उनको पता है कि गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल 14, 19 और 21 को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 को बोला जाता है। इसमें लॉजिक है, देखिए, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 इट एक्सटेंड्स टू पर्संस। सबसे पहला सवाल आपके प्रीलिम्स में यही आता है कि अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है तो पहला सवाल जो बनता है वो यही बनता है कि ये राइट सिटीजन्स को अवेलेबल है या पर्सन्स को अवेलेबल है। तो आप आर्टिकल 19 में देखिए तो सिटीजन्स को अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली, लेकिन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 पर्सन्स को अवेलेबल है। आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है? दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि जो स्टेट, आर्टिकल 12 में जो स्टेट डिफाइन किया गया है वो किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत के ज्योग्राफिकल एरिया में उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 14 में दिया गया है। आर्टिकल 21 में आ जाओ। आर्टिकल 21 में क्या कह रहे हैं? दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसमें यह कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ, कोई भी पर्सन को राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से आप वंचित नहीं कर सकते हैं
वंचित बस एक ही केस में किया जा सकता है, जब देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जब देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, तब आप वंचित कर सकते हैं, बट अदर देन दैट आप वंचित नहीं कर सकते हैं। आप अदर देन दैट आप वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 21 में पर्संस को अवेलेबल है। कम डाउन टू आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 एक्सक्लूसिवली ये पर्संस को अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स को अवेलेबल है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या दिया गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड इट इंप्लाइडली इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस एज वेल। आर्टिकल 19 में हमारे बहुत ही बेसिक राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, right to reside and settle in any part of India, right to movement throughout the territory of India, right to association, union, cooperative societies, right to trade, business, occupation, profession, right to property को हटा दिया गया। तो इतने सारे राइट्स हैं, लेकिन ये सारे सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, पर्सन्स को अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है, वो तो है ही है। सारे फंडामेंटल राइट्स, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है ना। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये एक ट्रायंगल बनाता है, जिसको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसको कि आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। राइट नाउ मूविंग ऑन गाइज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following cases it was held that telephone tapping is an invasion of right to privacy? किस केस में बोला गया था कि अगर आप टेलीफोन टैप करते हैं किसी का, तो ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन माना जाएगा, ये राइट टू प्राइवेसी के ऊपर इंट्रूजन माना जाएगा, इन्वेजन माना जाएगा, आक्रमण, प्रहार माना जाएगा राइट टू प्राइवेसी के ऊपर अगर आप टेलीफोन टैप करते हैं। तो ये बहुत बार जो सरकार में रहते हैं, तो उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो हमारा फोन टैप करा रहे हैं। राहुल गांधी ने कितनी बार आरोप लगाया, कांग्रेस ने कितनी बार मोदी गवर्नमेंट पे आरोप लगाया, जब कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी ने कितनी बार आरोप लगाया। तो खैर उस पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो टेलीफोन टैपिंग है, अगर आप किसी का टेलीफोन टैप कर रहे हो, तो ये उसके, जिसका आप टैप कर रहे हो, उसके राइट टू प्राइवेसी का इन्वेजन है, उसके प्राइवेसी पे आप प्रहार कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। तो ये किस केस में बोला गया? ऑप्शंस हैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज द राइट आंसर। PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज द राइट आंसर दैट यू ऑल नो। और ये सवाल कितनी बार पूछा गया है? रिसेंटली राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में, बिहार में, झारखंड में पूछा गया। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन of today, that which provision of the constitution spells out right to clean environment as a fundamental right? Which provision of the constitution, संविधान का कौन सा प्रोविजन, कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद राइट टू क्लीन एनवायरमेंट के बारे में बात करता है एज अ फंडामेंटल राइट, कि हर इंसान का क्लीन एनवायरमेंट मतलब साफ स्वच्छ वातावरण, एनवायरमेंट का अधिकार है, ये किस राइट के तहत इंक्लूडेड है? ऑप्शंस आर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। गाइस योर शॉर्ट आंसर इज आर्टिकल 21। यू ऑल नो इट। आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू क्लीन एयर, fresh air. Right to life includes right to clean water, clear purified water. Right? तो right to life में सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती है। एंड दैट्स वाई हम लोग कहते हैं, हमें जब लॉ स्कूल में पढ़ाया जाता था,
तो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर कृष्णकांत द्विवेदी सर, वो हमेशा बोला करते थे कि एज अ लॉयर व्हेन योर क्लाइंट हैज कम बिफोर यू फॉर सॉल्यूशन फॉर द रेमेडी, और एज ए लॉयर आपको जब कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस सेक्शन में कैसे हमको रेमेडी मिलेगा, किस आर्टिकल में जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी मिलेगा, then article 21 will come to your rescue, then article 21 will come to your rescue, right? So इस बात को आप ध्यान, हमको द्विवेदी सर बोला करते थे इस बात को जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, राइट? तो आर्टिकल 21 एक बड़ा ही एग्जॉस्टिव राइट है और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फंडामेंटल राइट है या सबसे इंपॉर्टेंट कोई सा भी आर्टिकल है पूरे संविधान में, मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या इंडिया के मैक्सिमम लोगों के हिसाब से आर्टिकल 21 है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. Guys, coming on to the next question for today, that is the case of Unni Krishnan versus state of Andhra Pradesh deals with which of the following rights? ये बिहार जुडिशियल सर्विसेज 2009 का डायरेक्ट सवाल है, क्लैट पीजी में सवाल. राइट टू गो अब्रोड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू अ क्लीन एनवायरमेंट. गाइस, द करेक्ट आंसर इज राइट टू एजुकेशन. उन्नी कृष्णन बड़ा ही फेमस केस है, बड़ा ही फेमस केस है उन्नी कृष्णन का. मैं आपको किसी दिन कॉन्सेप्ट टॉक वाले में बताऊंगा आपको. उन्नी कृष्णन का केस बड़ा ही फेमस केस है. तो राइट टू एजुकेशन के बारे में उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस डील करता है. तो यहां पर आंसर होगा राइट टू एजुकेशन. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस it was held that matrimonial rights are not violative of article 14 and article 21 of the constitution. ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, जुडिशियल सर्विसेज में पूछा गया है, एपीओ में पूछा गया, क्लैट यूजीपीजी में पूछा गया. सवाल को मैं फिर से रिपीट करता हूं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट मैट्रिमोनियल राइट्स आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. किस केस में बोला गया कि मैट्रिमोनियल राइट्स आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के वायलेटिव नहीं होते हैं. ऑप्शंस आर टी सरिता वर्सेस बी सुबैया, सेकेंड वन इज हरजिंदर वर्सेस हरविंदर, थर्ड वन इज सरोज वर्सेस सुदर्शन, फोर्थ वन इज स्वराज वर्सेस के एम गर्ग. Guys, the correct answer is Saroj versus Sudarshan. I am not very sure, but ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे जनरली लोगों का बहुत ध्यान नहीं जाता है. ये क्वेश्चन थोड़ा दबा हुआ है लेकिन हीटेड बहुत ज्यादा है, तो आप ध्यान रखिएगा. ऐसे क्वेश्चन में सिलेक्शन फाइनली होता है. यही 2-4 सवाल रहते हैं जो साइड वाले रहते हैं, वो एग्जाम में आ जाते हैं, बंदा क्वालिफाई नहीं कर पाता है क्योंकि इसको नहीं बना पाता है. जो एकदम हीटेड सवाल है वो तो सब बना देता है. तो इसको ध्यान रखिएगा. द आंसर इज सरोज वर्सेस सुदर्शन, राइट? सो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज आर्टिकल 14, 19 and 21 has no watertight compartments, rather they are closely connected and except enjoyment of one other cannot be fulfilled. Was held in which case? देखो, आर्टिकल 21 का जो सबसे बड़ा जो दो केस हुआ है, एक के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का हुआ था और एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हुआ था. इसका जो करेक्ट आंसर है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है. 1978 के बाद के गोपालन के जजमेंट को ओवर रूल किया गया 1978 में मेनका गांधी के केस में, और 1978 से लेकर के आज 44-45वां साल चल रहा है, मेनका गांधी का जजमेंट ही प्रिवेल कर रहा है. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ही जजमेंट प्रिवेल कर रहा है. मैं सवाल को फिर से रिपीट करता हूं कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21, जिसको कि हम लोग गोल्डन ट्रायंगल भी कह रहे हैं, हैज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, रादर दे आर क्लोजली कनेक्टेड. मतलब ये 14, 19, 21 अपने आप में एक दूसरे से
एकदम अलग नहीं है, एकदम अलग अलग ब्रैकेट नहीं बना हुआ है, but they are so well connected, they are so closely proximately connected, right? And except enjoyment of other, one other cannot be fulfilled. बिल्कुल सही। तो ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया 1978। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, the last question for today that we shall be discussing, guys, please listen to me carefully. The question before you is that telephone tapping would infringe, fill in the blanks, telephone tapping would infringe, fill in the blanks, of the Constitution of India unless it is permitted under procedure established by law. The court issued guidelines for the exercise of power of interception of telegrams under section 5 clause 2 of the Indian Telegraphs Act 1885 in the year 1997। तो ये किस आर्टिकल को इन्फ्रिंज करता है? मतलब बेसिकली मोटे तौर पर सवाल ये है, सवाल को समझने की कोशिश करना, मोटे तौर पर सवाल ये है कि टेलीफोन टैपिंग किस आर्टिकल को इन्फ्रिंज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने टेलीफोन टैपिंग केस वाला देखा था, जिसमें हमने बोला कि पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया कि टेलीफोन टैपिंग राइट टू प्राइवेसी का इन्वेजन है, टेलीफोन टैपिंग राइट टू प्राइवेसी का इन्वेजन है। इसमें पूछ रहे हैं कि किस सरकमस्टांस में टेलीफोन टैपिंग हो सकता है, टेलीफोन टैपिंग किस आर्टिकल का वायलेशन है, ये तो है ही है, टेलीफोन टैपिंग किस आर्टिकल का वायलेशन है, ये तो है ही है, मतलब आर्टिकल 21 का वायलेशन, ये तो सवाल है ही है। लेकिन एक सवाल इसमें और भी जोड़ा गया है कि टेलीफोन टैपिंग जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, तब टेलीफोन टैपिंग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी है, देयर इज अ क्लियर एप्रीहेंशन दैट द पर्सन इज हैविंग क्लोज नेक्सस विद जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अलकायदा, तो क्या हम उसका टेलीफोन टैप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस समय टेलीफोन टैपिंग वुड नॉट अमाउंट टू invasion upon right to privacy as envisaged under article 21 of the constitution। ठीक है, तो इसका आंसर आर्टिकल 21 होगा कि टेलीफोन टैपिंग अगर होता है तो किस आर्टिकल का वायलेशन माना जाएगा, किस आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो आर्टिकल 21 विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइज, मैंने आपको एक एक चीज को तोड़ तोड़ करके समझाने की कोशिश की है हर दिन की तरह। आई होप दैट यू वुड लाइक द वीडियो, एंड फॉर ऑल द रेलेवेंट कंटेंट, ऑल द फ्यूचर से sessions with you all will be very fruitful, and we shall be taking up again say very important topics, very important concepts। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं, आप भी हमें फोन करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी। स्टे ट्यून्ड ऑन इंडियाज biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya CLAT Classes and Chanakya Judicial Academy। Thank you everyone. Jai Hind।